करते फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, है ना, अपने डोम का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। तो उसके बाद में हमने देखा था कि वर्चुअल डोम क्या होता है और एक्चुअल डोम क्या होता है, वो हमने डिफरेंस डिस्कस किया था। और उसके बाद में फिर हमने देखा था कि रिएक्ट जेस बेसिकली होता क्या है ना, कहाँ पे रिएक्ट जेस यूज में आता है। फिर अब अगर अपन बात करें आज के सेशन में हमें करना क्या है, तो आज के सेशन में हमें यहाँ पर रिएक्ट जेस के एग्जाम्पल्स फ्रेम करके देखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे रिएक्ट जेएस का एग्जांपल एक बेसिक आपको सीडीएन पाथ से बताऊंगा, और फिर उसके बाद में एनपीएम से अपन कैसे कैसे एग्जांपल्स फ्रेम करेंगे तो अपन वो देखेंगे, राइट। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं बाय द नेम index.html। ठीक है, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करी है index.html। और index.html फाइल क्रिएट करने के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया और ये HTML का इतना स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने डिफाइन कर लिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है यहाँ पर अपने को, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में टाइटल की चीज में तो आपको जो लिखना है वो लिख दो। मैंने लिख दिया रिएक्ट एग्जाम्पल, राइट। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन आ जाते हैं यहाँ पर गूगल पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है क्या, अपन लिखा है रिएक्ट CDN लिंक, राइट। अब मैंने लिखा है रिएक्ट CDN लिंक। अब ये रिएक्ट CDN लिंक लिखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे आपको जो CDN लिंक्स मिलेंगी, आपने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो टाइप से मिलेगी, एक प्रोडक्शन लेवल और एक डिप्लॉयमेंट लेवल आपको मिलेगा, ठीक है, डेवलपमेंट लेवल। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन डेवलपमेंट लेवल वाले को कॉपी करेंगे। ये जो स्क्रिप्ट्स दे के रखी हुई है, मैंने इन दोनों स्क्रिप्ट्स को यहाँ पर कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, वापस से अपने HTML फाइल पर, और यहाँ आकर मैंने उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, राइट। अब ये मैंने यहाँ पर दोनों स्क्रिप्ट को क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। अब इसमें लिखा हुआ क्या है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर देखे रखा हुआ है HTTPS, है ना, impact.com react@18 क्या बता रहा है आपको, वर्जन बताने का काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद में react.development.js, react.dom.development.js, है ना, ये अपने लाइब्रेरीज पे यहाँ पर क्या किया है, यूज किया है। उसी के साथ में यहाँ पर ये क्रॉस ओरिजिन क्या है, तो क्रॉस ओरिजिन ऐप का एट्रीब्यूट है ना, ये किससे डील करता है, ये कोरस, है ना, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, है ना, इससे डील करता है। ये क्या बताता है, या ये कोरस क्या होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जब आप किसी अनदर डोमेन पर रिक्वेस्ट करते हो, है ना, तो उस केस में आपको इसकी क्या लगती है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगती है ना। मतलब आप जैसे ऐसा बोल सकते हो कि ये सिक्योरिटी पर्पस बोल सकते हो, है ना, या ये ऐसा बोल सकते हो कि आपको इस चीज़ के बारे में बहुत सी बार देखने को मिलेगा, जब वो कोरस की प्रॉब्लम आपको देगा कि जब आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन पे अपने रिक्वेस्ट को हिट करते हो, है ना, तो उस केस में क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, है ना, कोरस, है ना, कि डोमेन की एरर आपको फेस करने को मिलती है। उसमें आपको चीज़ों को कुछ अलाउ करना पड़ता है, वो अपन देखेंगे क्या और कैसे, जब प्रॉब्लम फेस करेंगे अपन तब, क्योंकि अपन यहाँ पर जनरली मिडिल वेयर यूज़ कर लेते हैं कोरस का, जो कि आपको अलाउ कर देता है कि आप ऐसे डोमेन टू डोमेन, अगर मल्टीपल डोमेन या दूसरे डोमेन पर अगर रिक्वेस्ट भेजते हो तो वहाँ से आप डेटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए जनरली ये क्रॉस ओरिजिन एट्रीब्यूट अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लगाने का काम करते हैं। वहीं अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और CDN पाथ लगाना पड़ेगा, और वो एक और जो CDN पाथ रहेगा यहाँ पर, वो मेन CDN पाथ रहेगा, मतलब वो सपोर्टिव CDN पाथ रहेगा, और वो रहेगा आपका बेबल का, ठीक है, बेबल CDN, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद आप देखेंगे बेबल, है ना, स्टैंड अलोन, ये आपको एक CDN पाथ देखने को मिलेगा यहाँ पर, ये आपको ये पाथ मिल रहा है। अभी बेबल होता क्या है ये अपन देखेंगे अभी, लेकिन अभी इनिशियली मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आया, यहाँ आकर मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा सिंपली डिव के अंदर मैंने ID लिखा, ID में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया यहाँ पर डेमो। अब इसके बाद में, तो इसके बाद में अपन यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्या, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट में मैं क्या करूँगा, तो मुझे यहाँ पे एक्सप्लिसिटली आप बोल सकते हो मैंडेटरीली यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टाइप में मैं क्या लिखूंगा, टेक्स्ट, मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, बेबल, मैंने ऐसा लिखा। अब ये जो लाइब्रेरीज आपने यहाँ पर ऐड करी है, इससे आपको क्या मिलेगा, तो इससे आपको यहाँ पे मिलेगा रिएक्ट डोम, ठीक है, डॉट, इससे मिलेगा आपको एक रेंडर नाम की एक मेथड, तो मैंने लिखा रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, ठीक है। और इसके अंदर अब आप क्या करेंगे, तो अब इसके अंदर अब आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे क्या, तो आपने इसके अंदर यहाँ पे लिख दिया है क्या, आपने लिखा है H2 या H1, H2 लिख देते हैं अपन, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, है ना, रिएक्ट जेएस, ये मैंने ऐसा लिखा। और अब अगर अपन बात करें कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, अब ये प्रिंट कहाँ होगा, तो मैंने यहाँ पर क्या एक डिव बनाया है, मैंने उसकी एक ID दी है यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आने के बाद में, यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली लिखा है क्या, डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या, डेमो। मैंने डेमो लिख दिया, मैंने इसे कॉपी किया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में मैंने इसे एक बार रन करते हैं, मैं रन पर आया, रन विदाउट डिबगिंग बनाते हैं यहाँ पे क्रोम पर। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ही आपको डायरेक्टली ऐसा कुछ देखने को मिल गया। लेकिन इसने क्या कर दिया, यहाँ पर H2 आपको वैसा का वैसा प्रिंट होते हुए दिखा दिया। रन करेंगे क्या यहाँ पर, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है आपको। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे डाउनलोड द रिएक्ट डेव टूल फॉर द बेटर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, यू माइट नीड टू यूज अ लोकल HTTP सर्वर इंस्टेड ऑफ फाइल। ठीक है, लोकल डेव फ्लैग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है। यहाँ पर अपन ने ऐसा कुछ लिखा है। अभी अगर इनिशियली मैं इसको हटा देता हूँ H2 को, वैसे मैं अभी प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ React.js। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? ठीक है, ये अपन ने यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्लियर है? अभी आपने ऐसा लिखा तो है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए, है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। मतलब अपन ऐसा आगे जाकर नहीं करेंगे। अपन इन फ्यूचर यहाँ पर .html एक्सटेंशन वाली फाइल और ये ऐसी जो फंक्शनलिटी जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, तो अपन ऐसा आगे जाकर चीज़ों को फ्रेम नहीं करेंगे। ये स्टार्टिंग में होता था, जहाँ आप ऐसा CDN पाथ, CDN लिंक लगाते थे, बेबल लगाते थे एक्सप्लिसिटली, और एक्सप्लिसिटली लगाने के बाद में फिर ये आपका काम होता था। हाँ, ये ब्राउजर में रन करने के लिए है ना। अब करेंगे तो अपन उसके बाद में भी ब्राउजर पे रन, लेकिन उस केस में आपका वे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अपन जनरली यूज करते हैं NPM, बोलते हैं नोड पैकेज मैनेजर। तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारी चीज़ों को चलाने के लिए। और ये जो बेबल वगैरह जो देकर रखे हुए हैं ये, है ना, तो ये आपके इंटरनली काम करते हैं, है ना। ये आपको एक्सप्लिसिटली ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अपन यहाँ पर, अगर मेरे को वैसा अगर CDN पाथ से अगर यही काम करना है तो मैं कैसे करूँगा। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आकर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल बाय CDN। ठीक है, और अपन आ जाते हैं यहाँ पर, वो फोल्डर ही अपन ओपन कर लेते हैं। मैंने ओपन फोल्डर किया, मैं यहाँ पर आया, एग्जाम्पल बाय CDN, अपन यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब ध्यान से देखना अपन यहाँ पर करेंगे क्या। तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने सबसे पहले तो क्या किया, अब कुछ थंब रूल्स होते हैं जो आपको मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ते हैं। जैसे आपने EJS पढ़ा था, मुझे तो एक्सप्रेस में जो टेम्पलेट इंजन पढ़ा था EJS, उसमें अपन ऐसा बोलते हैं कि जनरली हम यहाँ पर व्यूज नाम का एक फोल्डर बनाते हैं और बाकी की फंक्शनलिटी उसमें परफॉर्म करते हैं। चेंज करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज अपन व्यूज नाम से ही बनाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको बेसिकली यही कुछ एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक पब्लिक नाम का फोल्डर बनाएंगे। पब्लिक नाम के फोल्डर के साथ में आप एक और SRC नाम का एक फोल्डर बनाएंगे, ये फिक्स है। इसके अंदर पब्लिक के अंदर आप क्या करेंगे, तो पब्लिक के अंदर अब आप यहाँ पर index.html नाम की फाइल क्रिएट करेंगे। और SRC के अंदर अब आप क्या करेंगे, तो SRC के अंदर भी आप यहाँ पे index.js नाम की एक फाइल क्रिएट करेंगे, ये भी फिक्स है। पब्लिक के अंदर index.html जो फाइल लेके रखी हुई है, अब इस केस में आप यहाँ पर करेंगे क्या, अब इस केस में आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर आपने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा कर ये इतना स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया। आप यहाँ पर आ गए, आपने लिखा डेव में आपने ID लिखा, ID में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, डेव। क्लियर है यहाँ तक? ये तो आपने ऐसा कर दिया। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, तो अब इसके बाद में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, है ना, index.js पर। यहाँ पर आने के पहले अपने को करना क्या रहेगा, अब यहाँ आने के पहले अपन आकर लिखेंगे npm init। अब npm मैंने init लिखा, और यहाँ पर आते हैं, ठीक है, npm init लिख लिया। अब इससे यहाँ पर आपके पास में package.json वाली फाइल आपके पास में आपकी बन गई है। अब इसके बारे में अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो package.json नाम की फाइल के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब अगर अपन बात करें तो अपन अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, npm install। अपन लिखेंगे यहाँ पे react, ठीक है, फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे react dom, और फिर अपन लिखेंगे यहाँ पे react scripts scripts, है ना, एंटर किया। react dom और react scripts, है ना। ये react script थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। तो देखते हैं अपन यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हो रहा है, ठीक है। और इसी की एंट्री आपको कहाँ देखने को मिलेगी, आपके package.json के अंदर एंट्रीज आपको देखने को मिलेगी।
हाँ यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ पे आप पब्लिक के अंदर बाकी के फोल्डर बनाकर भी कर सकते हो, CSS वगैरह की भी फाइल रख सकते हो, लेकिन डॉट HTML की एक्सटेंशन की फाइल भी अपन पब्लिक के अंदर ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में ये इंस्टॉलेशन वगैरह हो रहा है ना। एक बार ये कंप्लीट हो गया आपका इंस्टॉलेशन, आप आकर देख लो यहाँ पर आपके पैकेज डॉट जेसन को, आप पैकेज डॉट जेसन पर आए। पैकेज डॉट जेसन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिएक्ट डोम और रिएक्ट स्क्रिप्ट्स, राइट। अब अगर अपन बात करें अपने को करना क्या है, तो अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ का मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा यहाँ पर स्टार्ट में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, तो मैंने लिखा है यहाँ पे रिएक्ट स्क्रिप्ट्स है ना, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर अपन ऐसा कुछ मेंशन कर देंगे, राइट, है ना। ये अपन ने ऐसा कुछ लिख दिया। उसके बाद मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद अपन अब करेंगे क्या, अपन आते हैं यहाँ पर index.js पर, अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में अगर अपन बात करें अब करना क्या रहेगा, तो मैं लिखूंगा इम्पोर्ट में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इम्पोर्ट में मैं लिखूंगा रिएक्ट फ्रॉम, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, रिएक्ट। मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इम्पोर्ट, मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, रिएक्ट डोम फ्रॉम, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे रिएक्ट डोम। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा डायरेक्टली रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, और रेंडर के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर तुमने लिखा दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिएक्ट JS बाय npm, ऐसा लिखा, और कॉमा करके मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर अपन ने लिख दिया है क्या, डेमो। अब उसको कैसे समझ में आएगा यहाँ पर, है ना, उसको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर कहाँ पे डेमो लिखा हुआ है, तो आपने वो जो लिखा है ना बाय डिफॉल्ट पब्लिक, तो उसके इंटरनली फंक्शनलिटी ही है कि वो समझ जाएगा कि पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर index.html वाली फाइल के अंदर ही मेरे को जाना है, तो फिक्स ही है कि पब्लिक ही बनाते हैं वहाँ पर, और उसके अंदर एक index.html नाम की फाइल होना ही चाहिए, और इधर अपन SRC ही बनाते हैं और इसके अंदर index.js नाम की ही फाइल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन ऐसा बोलते हैं ना कि अपन जो पूरी एप्लीकेशन रहेगी उसमें सिर्फ एक ही .html फाइल बनाते हैं, तो जो आपने index.html फाइल बनाई है वो बस एक ही फाइल पूरी रहेगी जो .html एक्सटेंशन की रहेगी पूरे आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। अभी आप बोलते हो कि विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट.js वी कैन क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब ये नहीं कि एक ही पेज पे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें आ जाए। सिंगल पेज मतलब कि जिसके अंदर पूरी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ एक ही .html का एक्सटेंशन रहे, तो बाकी पूरा जो आपका व्यू रहेगा वो रेंडर होता रहे, कंपोनेंट वाइज आपको देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली ये होता है सिंगल पेज एप्लीकेशन का मीनिंग। ठीक है, तो अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने इसको सेव किया। अब एक बार इसको चला कर देखते हैं कि क्या ये प्रॉपरली चल रहा है क्या। मैंने लिखा npm स्टार्ट, देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या आपको दिखेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वाई, यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ही आपको ऐसा कुछ देखने को। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक बार ऐसा कोशिश करूँ लिखने की, मैंने लिखा h2, इसको सेव किया, बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सपोर्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, पर वो देख लेंगे कि यहाँ पर HTML मेरे को लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी। क्या, हाँ ठीक है, ये ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपको यहाँ पर देकर रखी हुई है। आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने पब्लिक नाम का फोल्डर बनाया, index.html में आपने ये चीज़ लिखी है यहाँ पर, और उसके बाद में आपने SRC है, SRC के अंदर index.js नाम की फाइल बनाई है, उसके अंदर आपने ये लिखा है। इंस्टॉल आपने क्या किया है यहाँ पर, आपने इंस्टॉल यहाँ पे किया है रिएक्ट डोम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, और आपने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्ट में लिखा है रिएक्ट स्क्रिप्ट और स्टार्ट। क्लियर है यहाँ तक, ये समझ में आया। ठीक है, तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी दे के रखी हुई है ना। ऐसे कुछ आपका ऑपरेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो अब इसके अलावा अपन चलते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है कि वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए, और उन बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बाद में ही अपन इसके आगे के एग्जांपल्स फ्रेम कर सकते हैं।
अदरवाइज आप यहाँ पर आगे के एग्जाम्पल्स फ्रेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी, कंसेप्ट नहीं पता होंगे, तो आप कैसे एग्जाम्पल्स बनाएंगे। जनरली यहाँ पर अगर अपन बात करें ब्रीफ में, मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूँ तो आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर हमें जो डील करना रहता है वो या तो क्लास कंपोनेंट से डील करना रहता है पहली चीज़, या फिर फंक्शनल कंपोनेंट से डील करना रहता है। इनिशियली जो पहले वाले जो स्टार्टिंग के वर्जन थे वो क्लास कंपोनेंट से डील करते थे, लेकिन फिर उसके बाद में हुक्स के आने के बाद में है ना, यहाँ पर आप फंक्शनल कंपोनेंट का यूज़ करने लगे। फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आप जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे तो इनको आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो वो आप कैसे क्या इंक्लूड करेंगे, कैसे क्या इंपोर्ट करेंगे, तो वो हमें यहाँ पर देखना रहेगा। उसके लिए डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट आएगा। इनिशियली हो सकता है ये कंसेप्ट अपन ने स्टार्टिंग में देखा था जब हमने नोड पढ़ा था, एक्सप्रेस पढ़ा था, तब वहाँ पर डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट मैंने बताया था। यहाँ पर भी वो कंसेप्ट कैसे क्या इंप्लीमेंट होगा वो अपन एक बार फिर से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में आप देखिए यहाँ पर अपन आते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज पर। और बेसिक टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले देखे रखा है बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, है ना। सबसे पहले आता है आपके पास में क्या यहाँ पे बेसिक टर्मिनोलॉजी में रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, कि अभी ये रिएक्ट डॉट कंपोनेंट बेसिकली होता क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको इनिशियली जो स्टार्ट करना रहेगा वो किससे स्टार्ट करना रहेगा, कंपोनेंट से स्टार्ट करना रहेगा। आप बनाएंगे कंपोनेंट, अब या तो आप क्लास कंपोनेंट बनाएंगे या फिर आप फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर क्या देखे रखा हुआ है, ये देखे रखा है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। अब यहाँ पर लिखा क्या है, थोड़ा सा सिंटैक्टिकली भी लिखा हुआ है चीज़ों को, आप पहले समझे, उसके बाद में प्रैक्टिकली मैं इंप्लीमेंट करके बताऊंगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ देख रखा है क्लास, क्लास के बाद में लिखा है क्लास का नाम, तो आपने लिखा है पेरेंट क्लास। तो उसके बाद में आपने क्या लिख के रखा हुआ है, एक्सटेंड्स। ये एक्सटेंड करेगा, किसको एक्सटेंड करेगा, जो रिएक्ट का जो मुझे तो जो पेरेंट है उसका जो कंपोनेंट है उसको एक्सटेंड करने का काम करेगा। तो आपको इनिशियली करना क्या है, जब भी आप क्लास कंपोनेंट बनाएंगे तो उसके लिए आपको क्लास का नाम लिखना रहेगा, सॉरी क्लास कीवर्ड लिखना रहेगा, क्लास का नाम लिखेंगे, फिर आप एक्सटेंड्स लिखेंगे और एक्सटेंड के बाद में रिएक्ट डॉट कंपोनेंट लिखेंगे। ये फिक्स है, हर जगह आपको ऐसा ही करना है। उसके बाद में यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड, यहाँ पे क्या लिख रखा है, यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड यू कैन अलाउ द करंट कंपोनेंट दैट इज द पेरेंट क्लास टू एक्सेस ऑल द कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज रिएक्ट डॉट कंपोनेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग द फंक्शंस। मतलब आप क्या बोलेंगे, यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड्स, एक्सटेंड कीवर्ड को यूज करते हुए यू कैन अलाउ द करंट कंपोनेंट, जो करंट कंपोनेंट होगा, जैसे यहाँ पर आपका पेरेंट क्लास नाम का करंट कंपोनेंट है ना, दैट इज पेरेंट क्लास, टू एक्सेस ऑल द कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी रिएक्ट डॉट कंपोनेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग दिस, इंक्लूडिंग दी फंक्शंस। मतलब कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट की जितनी भी क्या देके रखी है, प्रॉपर्टीज देके रखी है, इंक्लूडिंग उसके जो फंक्शंस है, तो वो जो आपकी करंट क्लास है कौन सी, बोले तो पेरेंट क्लास कंपोनेंट है ना, वो क्या कर सकती है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज फंक्शनलिटीज को एक्सेस कर सकती है। अ क्लास कंपोनेंट मस्ट इंक्लूड द एक्सटेंड, जो क्लास कंपोनेंट है वो क्या करता है, मस्ट इंक्लूड द एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट क्रिएट्स एन इनहेरिटेंस to react component and gives you component access to the react dot components function। मतलब आप क्या बोलेंगे, this statement creates an inheritance to react dot component, मतलब यहाँ पे आपको क्या इनहेरिटेंस की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट होते हुए देखने को मिलेगी, and gives your component access to react dot components function। और आपने जो आपका कंपोनेंट बनाया है उसको एक्सेसिबिलिटी देगा कि आप यहाँ पे जो पेरेंट कंपोनेंट है रिएक्ट का, उसके फंक्शंस को भी क्या कर सके, एक्सेस कर सके। The component also requires a render method. This method returns the HTML। जैसा कि आपको बताया था यहाँ पर कि जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो सिंपली आपके HTML के एलिमेंट्स को रिटर्न करते हैं। आप क्या बोलेंगे, जो कंपोनेंट है also requires a render method, कि ये जो क्लास कंपोनेंट आप बनाएंगे उसके अंदर एक रेंडर नाम की मेथड होती है जो कि रिटर्न कर देती है क्या आपको, आपका HTML। आप देखेंगे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है क्रिएट अ क्लास, है ना, कंपोनेंट कॉल्ड कार। अपन कार नाम से एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास, मैंने लिखा कार, जो कि क्या करेगी, एक्सटेंड्स करेगी किसको, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। इसके अंदर एक रेंडर नाम की मेथड होगी, ये रेंडर नाम की मेथड क्या रिटर्न कर देगी आपको, ये आपको HTML यहाँ से रिटर्न कर देने का काम करेगी। क्लियर है। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे कि रेंडर मीन्स रिनेव ओनली एन अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन यूजर स्क्रीन व्हेन द एलिमेंट प्रॉपर्टी, बोले तो प्रॉप्स एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस, or a component state as a set of props changes in the application. Thanks to the render method, we avoid reloading the whole web page, save time and increase productivity। जब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि रेंडर नाम की मेथड क्या करती है, ये रिनेव ओनली द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर स्क्रीन। मतलब यूजर की स्क्रीन के ऊपर से अप्रोप्रिएट पार्ट को क्या करती है, रेंडर, मुझे तो प्रस्तुत करना, मुझे तो दर्शाने का क्या करती है, ये काम करती है। ठीक है।
आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे जो दो नई टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिली है, एक प्रॉप्स और एक स्टेट, है ना। तो ये प्रॉप्स और स्टेट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिएक्ट जेएस के अंदर, क्योंकि हम पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में, ठीक है। अभी आप सिर्फ इतना समझे कि एलिमेंट प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं प्रॉप्स, है ना, और कंपोनेंट्स के स्टेट को अपन बोलते हैं सेट ऑफ प्रॉप्स, ठीक है। या स्टेट बोले तो उसमें डेटा, ठीक है। अब रेंडरिंग का कंपोनेंट क्या देके रखा हुआ है, नाउ योर रिएक्ट एप्लीकेशन हैज अ कंपोनेंट कॉल्ड कार व्हिच रिटर्न्स एन h2 एलिमेंट। टू यूज दिस कंपोनेंट इन योर एप्लीकेशन यूज सिमिलर सिंटैक्स एज नॉर्मल html कार। जब आप यहाँ पर उसको यूज कैसे करेंगे, इस तरीके से आप उसको यूज करने का काम करेंगे। मतलब कैसे, डिस्प्ले द कार कंपोनेंट इन द रूट एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, यहाँ पर आपने लिखा है कार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आपने लिख दिया यहाँ पे रूट। क्लियर है। मे बी ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है ना। अपन एक काम करते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अपन फ्रेम कर देखते हैं, तो चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर होगी। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर अपन ने एग्जांपल फ्रेम किया था अपना। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो अब बाय डिफॉल्ट अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन ने वहाँ पे लिख के रखा है ना रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और स्टार्ट लिख के रखा हुआ है, तो वो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट जीएस को अपने आप चला देता है। अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो यहाँ आने के बाद में मैंने इसको सेव एज किया, मैंने इसको नाम दे दिया इंडेक्स 1, राइट। तो इंडेक्स 1 में आपका ये बेसिक एग्जांपल हो गया, और ये नया इंडेक्स आपका हो गया, राइट। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पे, ध्यान से देखना, इस एसआरसी के अंदर ही मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम कार कंपोनेंट डॉट जेएस, ठीक है। और इसमें अपन एक नाम दे दें कार क्लास कंपोनेंट, ठीक है। मैंने लिखा कार क्लास कंपोनेंट, राइट। अब मैं करूँगा क्या, तो मैंने सिंपली लिखा यहाँ पर इंपोर्ट में लिखूंगा रिएक्ट फ्रॉम। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे रिएक्ट, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्लास, मैंने लिखा है कार क्लास कंपोनेंट। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स में यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर होगा क्या, तो अपन यहाँ पर यूज करेंगे किसका, रेंडर नाम की मेथड का। तो मैंने रेंडर नाम की मेथड का यूज किया, जो कि आपको क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। क्या रिटर्न कर देगी, तो आपको HTML रिटर्न कर देगी, है ना। अब HTML रिटर्न कर देगी, तो अब HTML रिटर्न करने की केस में भी अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि अगर अब आपके पास में, है ना, यहाँ पर एक से ज्यादा अगर एलिमेंट होते हैं रिटर्न करने के लिए, है ना, तो आप उसको एक बंच बनाकर रिटर्न करेंगे, कैसे, या फिर कंटेनर बना के रिटर्न करेंगे। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर ओपन और क्लोजिंग टैग लगा दिया, ठीक है। अब इसकी जगह आप ऐसा भी लिख सकते हो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट। अगर आप ऐसा लिखते हो, है ना, तो ये वहां पर एक्सप्लिसिटली एक अलग से नोड क्रिएट नहीं करता है। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, कैसे कि आप यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली क्या डिव, मतलब अगर आपको यहाँ पर एक से ज्यादा एलिमेंट अगर रिटर्न करवाना है, तो आपको एक कॉमन एलिमेंट रखना पड़ेगा जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स आप रखेंगे। तो समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि अगर आपने लिखा है यहाँ पे रिटर्न, अब रिटर्न में अगर आपने बोला कि यार एक काम करो यहाँ से h1 रिटर्न करवा दो, h1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार क्लास कंपोनेंट, मैंने ऐसा लिख दिया। अब ये मैंने ऐसा लिखा है तो ये ठीक है चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं रिटर्न करवा रहा हूँ सिर्फ एक ही HTML का एलिमेंट। लेकिन अब आप बोलोगे सर एक और रिटर्न करवा दो, अब एक और रिटर्न करवाने में अगर आपने यहाँ पर इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने उसको यहाँ पर पेस्ट किया, तब देखो वो एरर ही एरर देगा। फिर अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक काम ये करना रहेगा कि आप यहाँ पर आएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, अब आप ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखने के बाद आपने डिव लिखा, या आपने यहाँ पर ऐसा ये डिव लिखा, ओपन और क्लोज किया, तो एक जनरलाइज बनाया और उसके अंदर इन दोनों को रख दिया। या तो आप ऐसे पास करेंगे, वैसे पास करने में अगर आपने यहाँ पे डिव लिख के रखा हुआ है, तो ये एक डोम के ऊपर एक नोड क्रिएट करता है। बट आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड का यूज करेंगे, शॉर्ट हैंड टैग का, शॉर्ट हैंड टैग ये ऐसा होता है, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो वो एक अलग से नोड क्रिएट नहीं करेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ठीक है। आप रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट लिखे, या फिर आप वो शॉर्ट हैंड टैग का ही यूज करें, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है।
मैंने ऐसा लिखा, मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा यहाँ पर आकर, तो आपको यहाँ पर आकर लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में आप क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कार क्लास कंपोनेंट। क्लियर है? आपने ऐसा लिख दिया, तो आप index.js पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, कार क्लास कंपोनेंट। आपने इसको क्या करा, यहाँ पर इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ आने के बाद में आपने यहाँ पर जो कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है, तो आप यहाँ पर उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में लिखेंगे ऐसा, कार क्लास कंपोनेंट। क्या यहाँ पर तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे आप जो नाम दोगे वो नाम आपको यहाँ पर देना रहेगा, क्योंकि आपने उधर क्या करके रखा हुआ है, आपने उधर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके रखा हुआ है। हाँ तो अपन ने बनाई थी ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप कुछ और नाम से बनाना चाहो तो कुछ और नाम से भी बना सकते हो। ठीक है, और ये अपन ने यहाँ पर ऐसे कुछ फंक्शनलिटी यहाँ पर लगाई है, राइट। अपन इसको अब सेव करते हैं यहाँ पर, और सेव करने के बाद में अपन करेंगे क्या है यहाँ पर, तो ये मैंने ऐसा लिखा है, अपन इसको चलाकर देख लेते हैं। चलाकर देखने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर आकर अपन इसको एक बार हिट करते हैं, लिखा npm स्टार्ट। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐसा कुछ देखने को मिलता है। क्या नहीं, यहाँ पर अपन ने सर्वर नहीं बनाया। क्या ये बाय डिफॉल्ट 3000 में अपने आप सुन जाएगा, वो इंटरनली बना देता है। एक्सप्रेस में आपको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता था, है ना, app.lesson 3000, यहाँ पर वो इंटरनली अपने आप चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको लोगों को? और मैं सिमिलरली अगर अपन बात करें अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, तो ये तो मैंने यहाँ पे एक कंपोनेंट ऐसा कुछ बनाया, राइट। अब सिमिलरली आप बोलेंगे अगर मुझे फंक्शनल कंपोनेंट भी बनाना है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने क्या करा, ये SRC के अंदर ही है ना, मैं एक और फाइल बनाता हूँ किस नाम से, कार, और मैं लिख देता हूँ FUNCTIONAL फंक्शनल COMPONENT कंपोनेंट, कार फंक्शनल कंपोनेंट .js। मैंने यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, तो मैंने लिखा है यहाँ पर फंक्शन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कार, है ना, FUNCTIONAL फंक्शनल COMPONENT कंपोनेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। क्लियर है? और यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन लिखेंगे क्या, रिटर्न, और रिटर्न में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर आकर, और यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली क्या लिख दिया, शॉर्ट हैंड टैग लिख दिया। यहाँ आकर अपन क्या लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया H1, मैंने लिख लिया यहाँ पर H1। यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, तो मैंने लिखा यहाँ पे दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। मैं यहाँ पर आया, मैंने ऐसा कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, राइट। अपन ने ऐसा सेव कर दिया। सेव करने के बाद अपन क्या करेंगे, वही एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और मैंने अभी क्या लिख दिया है, कार फंक्शनल कंपोनेंट। कोई दिक्कत? अपन आ जाते हैं वापस से यहाँ पर इंडेक्स पर ही, और यहाँ आने के बाद में ओपन करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, कार, कार में मैंने क्या लिखा है, कार फंक्शनल कंपोनेंट। ये कार फंक्शनल कंपोनेंट भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इन दोनों को मेरे को लगाना है, तो मैं लगाऊंगा कैसे, अब दोनों को लगाने के लिए मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, मैंने लिखा यहाँ पे फंक्शनल, है ना, और मैंने अभी क्या लिखा, तो मैंने लिखा यहाँ पर मेन, COMPONENT मेन कंपोनेंट, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा है फंक्शन मेन कंपोनेंट। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैंने क्या किया है यहाँ पर, अब रिटर्न के अंदर मैंने यहाँ पर आकर क्या लिख लिया, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे कार कंपोनेंट। ठीक है, और इसी के बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, तो मैंने लिख लिया यहाँ पर कार फंक्शनल कंपोनेंट। क्लियर है? और अब उसके बाद मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आकर लिख लूँगा क्या, अपना मेन कंपोनेंट। ठीक है, तो मैंने मेन कंपोनेंट लिख दिया यहाँ पर। मेन कंपोनेंट के अंदर ये दोनों कंपोनेंट मेरे आ जाएंगे। अपन इसको क्या करवा देंगे, यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया, मैंने इसे रन किया।
ये देखो आई गया है वैसे तो ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं npm स्टार्ट। आप देखेंगे यहाँ पर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है। हाँ? आप लगा सकते हो बट इंटरनली तो चली रहा है ना, तो अपन इधर से सर्वर को स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्वर स्टार्ट हो ही जाता है। मतलब क्लियर है सभी को, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और, आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट पर आओ, इंस्पेक्ट पर आकर आप कंसोल पर आओ। देखो अभी एक वार्निंग दे रहा है आपको, React DOM.render is no longer supported in React 18. Use create root instead. Until you switch to the new API, your app will behave as if it's running React 17. मतलब आपने चला लिया, चल गया है, लेकिन स्टिल वो एक वार्निंग आपको दे रहा है यहाँ पर, है ना। अब इस वार्निंग पर अगर आपको काम करना है तो फिर अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो आप आओगे यहाँ पर, आप इसको सेव एज कर लो। आपने इसको 2 नाम दे दिया, index2। अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ पर, अपने इंडेक्स वाली फाइल पर। मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ आने के बाद मैं करूँगा क्या, तो इस चीज़ को अगर इनको रिप्लेस करना है तो व्हाट आई नीड टू डू इज आई सिंपली नीड टू राइट क्रिएट रूट, ठीक है। क्रिएट रूट के लिए आपको लिखना क्या पड़ेगा, तो लिखना रहेगा इम्पोर्ट लिखना रहेगा क्रिएट रूट फ्रॉम // क्लाइंट। देखते हैं अपन यहाँ पर, ऐसा लिखा तो है मैंने। अब मैं यहाँ पर आया, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट रूट, क्रिएट रूट के अंदर डॉट मैं आप लिखूंगा क्या, रेंडर। और रेंडर के अंदर अपन क्या करेंगे, रेंडर के अंदर अपन लिखेंगे यहाँ पे जो मैंने मेन कंपोनेंट लिखा है, मैंने कॉपी किया, मैंने यहाँ पर रख दिया। मेरे को रेंडर करवाना है इसको, और मेरे को रूट किसका बनाना है, इसका। तो मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, ऐसा। तो क्रिएट रूट, है ना, अपन रूट बनाएंगे जिस पे मेरे को दिखाना है। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और किसको रेंडर करवाना है तो डॉट करके मैंने रेंडर लिख दिया, और मैंने आगे लिख दिया मेन कंपोनेंट, है ना। अब ये देखना है कि ये चलेगा क्या, ये यहाँ पर ये मैंने सही लिखा ही, देखना पड़ेगा एक बार। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन आते एक बार यहाँ पर इसको रन कर देखते। तो जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये बैकपैक कंपाइल सक्सेसफुली। अपन थोड़ा सा मैसेज भी चेंज कर एक बार देखते कि क्या सही भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं अपन। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया डॉट डॉट, ठीक है। अपन देखते हैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर आ गया ना, डॉट डॉट भी आ गया। नीचे से देखो आपकी वो वार्निंग जो आ रही थी वो भी हट गई ना, ये देखो नीचे से आपकी वार्निंग भी हट गई, ऊपर डॉट डॉट भी आ गया, मतलब आपने लिखा था वो सही लिखा था। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आया, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये फंक्शनलिटी दे के रखी है, तो ये पहले मैंने इसलिए आपको थोड़ी सी थ्योरी बताई। अब थ्योरी में अब आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर होगी। जैसा अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ये देखो कि ये कैसे अपन ने यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट बनाया, और उसके बाद में रिएक्ट कंपोनेंट को अपन ने एक्सटेंड किया, कैसे अपन ने यहाँ से चीज़ों को रेंडर करवाया। और रेंडर करवाने के बाद में अभी जो रेंडर की अपन बात कर रहे हैं, तो अभी आपको समझ में आया होगा कि रिएक्ट डोम डॉट रेंडर क्यों लिखा, कहाँ लिखा और किसने लिखा। फिर अब अगर अपन बात करें, यहाँ देखिए रखा हुआ है कंपोनेंट्स एंड फाइल्स, है ना। तो रिएक्ट इज ऑल अबाउट रीयूजिंग कोड, है ना। रिएक्ट क्या है, ऑल अबाउट रीयूजिंग कोड, एंड दिस इज टू रिकमेंडेड टू स्प्लिट योर कंपोनेंट इनटू सेपरेट फाइल। और ये रिकमेंडेड किया जाता है कि आप यहाँ पे जो आपके कंपोनेंट्स बनाएंगे उसको सेपरेट फाइल में आप बनाएं, ताकि आप उसको रीयूज कर सकें। To do that, create a new file with the .js extension, है ना, and put the code inside it. Note that the file name must start with an uppercase character, है ना। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो यहाँ पर अपन जनरली बोलते हैं कि यहाँ पर आपका जो कंपोनेंट्स आप बनाएंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, है ना, अपर केस में होगा। अपन आते हैं यहाँ पे, दिस इज अ न्यू फाइल नेम्ड इट एज car.js। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये फंक्शनल कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। अभी अपन ने बनाकर दिखा ना, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाकर बताया, फंक्शनल कंपोनेंट, जिसमें रिटर्न करवाया और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट अपन ने उसका नाम लिख दिया। टू बी एबल टू यूज द कार कंपोनेंट यू हैव टू इंपोर्ट द फाइल्स इन योर एप्लीकेशन। नाउ वी import the car.js file in the application and we can use the car component as if it was created here। अब ये जैसे ये एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया ना, import react from react, import react dom from react dom, import car from dot car,
और फिर रिएक्ट डॉट डॉट रेंडर, और ये आपने कंपोनेंट को यहाँ पर क्या किया, ये यूज किया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और रूट। क्लियर है यहाँ तक, है ना? आई थिंक यहाँ तक आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होगी, है ना? तो ये ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेम किया है, और ये ऐसा एग्जाम्पल हमने चलाकर भी देखा है। फिर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट है ये, है ना, जिसमें देकर रखा हुआ है आपको क्या, सॉफ्टवेयर ग्रैन्युलैरिटी हायरार्की, है ना, जिसमें आप जो स्टार्ट करते हो वो बॉटम टू टॉप करते हो। मतलब सबसे पहले आपको देखना रहेगा क्या, प्रिमिटिव के बारे में, फिर आपको देखना रहेगा ऑब्जेक्ट के बारे में, फिर देखना रहेगा कंपोनेंट के बारे में, फिर देखना रहेगा मॉड्यूल के बारे में, और फिर देखना रहेगा आपको प्रोडक्ट के बारे में। आप सबसे पहले प्रिमिटिव की बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर नंबर्स और फंक्शंस मिलेंगे। फिर उसके बाद में आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव्स ही क्या फ्रेम कर देगा, आपको ऑब्जेक्ट फ्रेम कर देगा। फिर उसके बाद में पर्पस स्पेसिफिक कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, पर्पस स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो मुझे कंपोनेंट मिलेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे GUI कोर लॉजिक डेटा को मिलाकर यहाँ पे मेरे को मॉड्यूल मिलेगा, और फिर उन मॉड्यूल्स को मिलाकर एप्लीकेशन लाइब्रेरी और सर्विसेज अपन बनाएंगे, जिससे आपका यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब फिर अगर अपन बात करें अब अपने को करना क्या है यहाँ पर, तो अब इस केस में आप क्या बोलेंगे, तो अब इस केस में आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर आएगा आपका मेरा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के केस में आप क्या बोलोगे, प्लेन एंड सिंपल द प्रोडक्ट इज अ वर्किंग कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड फंक्शनल मॉड्यूल्स, है ना। आप क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये प्रोडक्ट में आप क्या बोलेंगे, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो आपने प्रोडक्ट लिख के रखा हुआ है, ये प्रोडक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे कि प्लेन एंड सिंपल द प्रोडक्ट इज अ वर्किंग कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड फंक्शनल मॉड्यूल्स, है ना। कि प्रोडक्ट क्या है, ये वर्किंग कलेक्शन है किसका, कनेक्टेड फंक्शनल मॉड्यूल्स का। ये प्रोडक्ट किससे बनाए, मॉड्यूल से मिलकर बनाए। तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, वर्किंग कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड फंक्शनल मॉड्यूल्स का क्या है, यहाँ पर ये कलेक्शन है। अब मॉड्यूल क्या है, तो मॉड्यूल आपका GUI कोर लॉजिक डेटा इनसे बना है। तो आप क्या बोलेंगे, द मॉड्यूल एनकैप्सुलेट्स अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स which all serves a common purpose as defined by the module requirement. A module should be a self-contained and complete, and while not uh, really usable on its own. मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो कॉमन पर्पज एज डिफाइंड बाय द मॉड्यूल रिक्वायरमेंट, मतलब क्या है, ये कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स है ना, जो कि सर्व करेगा एक कॉमन पर्पस डिफाइंड बाय द मॉड्यूल रिक्वायरमेंट्स, कि जो भी मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स होगी उसको ये डिफाइन करने का क्या करेगा, यहाँ पर काम करेगा, है ना। ये इनकैप्सुलेट करता है यहाँ पे कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स को। मॉड्यूल मतलब क्या होता है, सिंपल टर्म्स में आपने पढ़ा होगा ना, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन मतलब अब ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, इसमें ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, है ना। अब उस केस में क्या होगा, तो अब उस केस में आप उन्हीं फंक्शन के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलेंगे। एक मॉड्यूल, अब मॉड्यूल के अंदर क्या होगा, तो इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे आपके पास में फंक्शंस होंगे। तो आप बोलेंगे कि अ मॉड्यूल इनकैप्सुलेट्स अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट भी क्या होते हैं, अपने आप में फंक्शन भी तो होते हैं, जो कि क्या रिटर्न कर देता है, HTML का एलिमेंट रिटर्न कर देता है। अब कंपोनेंट के केस में अब आप क्या बोलोगे यहाँ पर, तो कंपोनेंट के केस में अगर अपन बात करें यहाँ पे, ध्यान से देखना, तो कंपोनेंट में आप क्या बोलेंगे, इन द टर्म्स ऑफ ग्रैन्युलरिटी ऑफ द कंपोनेंट sits between the module and the object. The purpose of a component is to put together a collection of general purpose object to form a purpose specific unit. मतलब यहाँ पर आपका जो कंपोनेंट होता है उसका मेन मोटो क्या होता है, पुट टुगेदर अ कलेक्शन ऑफ जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट, जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, उनको एक जगह रखना। As the name implies, unlike the module, the component is not self-contained. It is a part of a large functional whole. मतलब component क्या है, not self-contained, मतलब खुद में ही अपने आप में ही contained नहीं है, वो भी multiple components को आपको क्या करना पड़ता है, join करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि मुझे एक एप्लीकेशन बनाना है, तो एप्लीकेशन बनाना है तो मैंने एक हेडर नाम का कंपोनेंट बनाया, तो वो हेडर नाम का जो कंपोनेंट बनाया वो अपने आप में पूरी एप्लीकेशन नहीं है, आपको ऐसे मल्टीपल कंपोनेंट्स का ग्रुप करना पड़ेगा, है ना। और तब जाके आप यहाँ पे क्या करोगे, उसको बंच ऑफ करके एक कंप्लीट यूनिट के तौर पे दिखाने का काम करोगे। ऑब्जेक्ट मतलब, तो ऑब्जेक्ट आर द स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कंपोनेंट, ऑब्जेक्ट्स आर कलेक्शन ऑफ प्रिमिटिव्स। और प्रिमिटिव्स मतलब क्या होता है, तो प्रिमिटिव्स मतलब तो जैसा आपको पता ही है कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो प्रिमिटिव्स आर द स्मॉलेस्ट, simplest and the lowest level of software development granularity. It's basically just integer and real numbers and functions and operators, although most languages have their own additional first class citizen, है ना। फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हर एक लैंग्वेज में यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है।
अब फिर अगर अपन बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया था इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग, तो अभी आप जो कर रहे थे वहां पर आप एक्सपोर्ट करने का यूज कर रहे थे और फिर उधर जाकर आप इंपोर्ट करने का काम कर रहे थे। अभी आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया था और आपने डिफॉल्ट इंपोर्ट किया था, ठीक है। अब वही चीज को अगर अपन थोड़ा सा यहाँ पर देखें डिटेल में, तो क्या देखे रखा हुआ है, तो अपन आ जाते हैं वापस से, ध्यान से देखना है यहाँ पर देकर क्या रखा हुआ है। सबसे पहले अगर मैं इंपोर्टिंग की बात करूँ, तो इंपोर्टिंग के केस में आप क्या देखे रखा हुआ है, यहाँ पे क्या बोला है, तो यू मे ट्रीट ईच रिएक्ट कंपोनेंट एज अ मॉड्यूल इटसेल्फ, मतलब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, है ना, आप यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं हर एक रिएक्ट कंपोनेंट को एज अ मॉड्यूल के तौर पे, ठीक है। Thus it is possible to import या फिर export React components, है ना, it is possible to import and export React component and is one of the basic operations to be performed. In React, we use the keyword import and from to import a particular module or a named parameter. Let us now see the different ways we can use the import operation in the React. मतलब आप क्या यूज करते हैं यहाँ पर, import this from this, import करना है इस चीज को कहाँ से, इस स्पेसिफिक मॉड्यूल में से। अब सबसे पहले देखे रखा हुआ है आपको क्या, इंपोर्टिंग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, है ना। आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, किसको इंपोर्ट करेंगे, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट को, जो आपने लिखा था ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास या कार क्लास कंपोनेंट। आप क्या बोलेंगे, एवरी मॉड्यूल इज सेट टू हैव एट मोस्ट वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, एवरी मॉड्यूल इज सेट टू हैव एट मोस्ट वन डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक से ज्यादा डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। In order to import the default export from a file, we can use only the address and use the keyword import before it, or we can give a name to the import making the syntax as the following. और इस केस में आप करेंगे क्या यहाँ पर, तो आप यहाँ पर ऐसे लिखेंगे import given name from address, तो कहाँ से आपको import करना है और किसको आपको यहाँ पर import करना है। ये तो आपने ऑलरेडी करके ही रखा हुआ है, ये आई थिंक ये आप ऑलरेडी पढ़कर भी आ चुके हैं, नोट जीएस में आप लोगों ने ये सारी चीजें देखी थी। फिर importing named values, तो each module can have several named parameters, ठीक है, and in order to import one we should use syntax as below as following। आप ऐसा बोलेंगे import para name from address, ठीक है। अगर नेम्ड पैरामीटर होता है तो उस केस में आपको ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। Similarly, for multiple such imports, we can use a comma to separate two parameters named with the curly braces। आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिख रखा है, importing a combination of default export and named value। In order to import a combination, we should use the following syntax। क्या, import given name, comma para name और from address। अगर आपको अगर डिफॉल्ट का यूज करना है, प्लस यहाँ पर आपको यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट करना है ना, तो उस केस में आप इस तरीके से इंपोर्ट करने का सिंटैक्स लिखेंगे। क्लियर है यहाँ पर। वही अगर हम बात करें अब क्या देके रखा हुआ है, तो यहाँ देके रखा है एक्सपोर्टिंग, तो एक्सपोर्टिंग के केस में आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पे देके रखा है नाउ एक्सपोर्टिंग इज एन ऑपरेशन दैट रिक्वायर्स द परमिशन ऑफ द मॉड्यूल। Importing is possible only if the module or named property to be imported has been exported in its description declaration। In React, we use the keyword export to export a particular module or a named parameter or a combination। Let us now see the different ways we can use the export operation in React। React में आप कितने तरीके से या कैसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, उसमें आप देखो सबसे पहले क्या देख रखा है, एक्सपोर्टिंग डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। We have already learned that every module is set to have at most one default export, है ना। We have at most one default export। In order to export the default export from a file, we need the following syntax described below। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, export default given name। क्लियर है यहाँ तक। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक्सपोर्टिंग नेम्ड वैल्यू, तो हम एक्सपोर्टिंग नेम्ड वैल्यू में आप क्या बोलेंगे, एवरी मॉड्यूल कैन हैव सेवरल नेम्ड पैरामीटर and in order to export one we should use the syntax as follow। और आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सपोर्ट, और आपने यहाँ पे क्या लिख दिया है, पैरा नेम। क्लियर है। मतलब इन शॉर्ट आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अगर उधर आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करके नाम लिखते हो तो इधर आप कुछ भी नाम से उसको हैंडल कर सकते हो, और अगर उधर आप
एक्सपोर्ट और करली ब्रेसेस में अगर लिखते हो तो इधर फिर आपको क्या करना पड़ता है, इधर आप उसको करली ब्रेसेस के अंदर सेम नाम से ही क्या करते हो, हैंडल करने का काम करते हो। एंड सिमिलरली for multiple such exports we can use a comma to separate two parameter names within the curly braces। आप देखें यहाँ पर ये क्या देके रखा हुआ है, what is the difference between export default and export। तो आप ऐसा बोलेंगे export default और यहाँ पर आपने लिखा है my module, जिसके अंदर आपने यहाँ पे क्या करा है, ये आपने ऐसा पास किया है import my module from my module it works, import foo bar from my module it also works, क्योंकि ये क्या है, डिफॉल्ट है ना। लेकिन एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट्स विद नेम, मतलब एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और आपने अगर नाम लिखा है तो इंपोर्ट माय मॉड्यूल फ्रॉम इतना रिटर्न्स एम्प्टी ऑब्जेक्ट सिंस देयर इज नो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, उस केस में मैंडेटरीली आपको यहाँ पर इंपोर्ट माय मॉड्यूल को कर्ली ब्रेसेस में ही लिखना पड़ेगा। हियर इट वर्क्स बिकॉज बाय एक्सपोर्टिंग विदाउट डिफॉल्ट एक्सपोर्ट वी एक्सप्लिसिटली एक्सपोर्टेड माय मॉड्यूल। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली ऐसा लिखना ही पड़ेगा। समझ में आया? ठीक है, फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर और क्या देकर रखा हुआ है, सो व्हेन you are exporting only one element from your module you don't care of its name, use export default। if you want to export some specific element from your module and you do care of their names, use export const। अगर आपको नाम से मतलब है तो आप const का यूज करेंगे, नाम से मतलब नहीं है तो आप डिफॉल्ट का यूज कर लेंगे। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा, है ना। यहाँ पर आप देखो, इन अदर वर्ड्स एक्सपोर्ट विदाउट अ डिफॉल्ट टैग आर नेम्ड एक्सपोर्ट, है ना। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो बिना डिफॉल्ट टैग के तो वो कहलाता है नेम्ड एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट विद द डिफॉल्ट टैग आर डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। डिफॉल्ट लिखकर अगर आप करेंगे तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कहलाएगा। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, यहाँ पर देके रखा है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट माय कंपोनेंट, और ये ऐसा देके रखा है तो आपको उधर एक्सप्लिसिटली माय कंपोनेंट को वैसे ही हैंडल करना पड़ेगा, है ना। एक्सपोर्ट फंक्शन माय कंपोनेंट, है ना। when you want to import a named component you use the same name as it was exported with, name must be imported inside curly brackets। क्लियर है क्या यहाँ तक? सही। अभी क्या देकर रखा हुआ है, एक बार अगर आपको उसको चलाकर देखना है तो अपन एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं, है ना, कि ये कैसे क्या आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है ना। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते हैं, मैंने क्या करा, ये जो देके रखा हुआ है ना। अब ये तो खैर आपको क्लास कंपोनेंट देके रखा हुआ है ना। क्लास कंपोनेंट को तो आप कैसे ही करोगे, कैसे ही लिखोगे इधर, तो अपन एक काम करते हैं, अपन पहले फंक्शनल कंपोनेंट की बात करते। मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने इसको सेव एज किया और मैंने लिखा यहाँ पर फन, मैंने ऐसा कुछ लिखा, राइट। और यहाँ पर आ गया, मैंने ये कार फन लिखा, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने ये कार फन लिखा, राइट। और यहाँ आ गए, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूँगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर कार फन, ठीक है। बनाते हैं इधर ऐसा। अब ऐसा करने के बाद में मैं इंडेक्स वाली फाइल पर आया और मैंने इसको सेव एज किया, ठीक है। मैं वापस से यहाँ आ गया, यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो अब मैंने यहाँ पर कार फन लिखा, ठीक है। अब कार फन को मैं यहाँ पे कार फंक्शनल कंपोनेंट ही लिखा रहने देता हूँ, और मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, है ना। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ आते देखो इसने एरर दे दिया। अब एरर में क्या बोल रहा है, ये अटेम्प्टेड इम्पोर्ट एरर, है ना, कार फन डज नॉट कंटेन अ डिफॉल्ट एक्सपोर्ट। तो कार फन है उसने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कंटेन करके नहीं रखा है, इम्पोर्टेड एज कार फंक्शनल कंपोनेंट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट वाज नॉट फाउंड। तो फिर पॉसिबल एक्सपोर्ट्स कार फन, तो अब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर आकर अगर आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज भी कर दिए तब भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या, तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अगर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर मैंने ऐसा लिखा,
प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये कार फन मेरे को मिला, कार फन अगर मेरे को मिल रहा है यहाँ पर, तो मैं यहाँ आकर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर भी आके कार फन ही लिखूंगा। यहाँ पर आकर आप देखेंगे आपको सेम आउटपुट देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ तक सिमिलरली अगर अपन यहाँ पर उस पर आते हैं अगर, ठीक है, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर आकर लिख लिया है क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर इसको सेव किया, मैंने लिखा कार क्लास, ठीक है। मैंने यहाँ पर आए और यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिख दिया कार क्लास। और अब मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैंने लिख लिया यहाँ पे कार क्लास, ठीक है। अब ये देखो ये कुछ बोल रहा है यहाँ पे, कुछ दिक्कत दे रहा है, क्या दिक्कत दे रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कॉन्स्ट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, तो क्या मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, ऐसे तो अपन लिख नहीं सकते ना यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट बोला मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, क्या नहीं, क्लास के बाद में कॉन्स्ट नहीं आ सकता, सिंटैक्स ही गलत है मतलब। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो तो ये गलती है, ऐसा नहीं आएगा। ये अपन जनरली फंक्शनल कंपोनेंट में ऐसा देखते हैं, ये फंक्शनल कंपोनेंट में मैं कॉन्स्ट एक बार लगा कर बताता हूँ आपको, मे बी उसमें अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं आता हूँ यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पे कार फन डेमो, है ना, कार फन डेमो मैंने लिखा, मैं यहाँ पर आया, मैंने इस पूरे को कॉपी किया, बनाते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर अगर इसको पेस्ट करूँगा, मैंने करा कार फन डेमो, बनाते हैं यहाँ पर, और मैंने लिखा कार फन डेमो, और अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर अगर मैं कॉन्स्ट लिखूँ, इसके लिए बोल रहा है यहाँ पर ऐसा, तो अब इस केस में तो आप एक काम ये कर सकते हो क्या, आप यहाँ पर आए, है ना, यहाँ आकर आपने इसको कट किया, कट करके आपने इसको यहाँ पर ऐसा पेस्ट करा, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपन करेंगे क्या, तो अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने ऐसा कुछ कर दिया, ठीक है। अब इस केस में आप ऐसा लिख सकते हो कि एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, आपने लिखा है कार फन डेमो, और कार फन डेमो के बाद में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने यहाँ पर ऐसा सेट कर दिया, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, आपने इसको सेव किया, सेव करके आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो यहाँ आने के बाद में अपन एक काम करते, यहाँ पर आते हैं कार फन डेमो, इसको भी यहाँ पर यूज़ कर लेते, ये कार फन डेमो आ गया। उसके बाद में आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर आप क्या कर लेंगे, आप लिखेंगे कार फन डेमो, आपने इसको सेव कर लिया, सेव करके आप यहाँ रन करेंगे तो ये एक और आ गया। फिर वहाँ तो आप ऐसा लिख सकते थे, लेकिन वो कार क्लास के केस में आप ऐसा नहीं लिख सकते थे ना, ठीक है। तो आपने क्या करा यहाँ पर, आपने यहाँ पर ये ऐसा नेम्ड के केस में भी देखा, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर नेम्ड एक्सपोर्ट, और इस केस में आपने क्या करा है, यहाँ पर आपने यहाँ पर कांस्टेंट एक्सपोर्ट करा है ना, और उस केस में आपने यहाँ पे क्या करा है, तो यहाँ पर आपने करा है नेम्ड इंपोर्ट किया है, ठीक है। और आपने डिफॉल्ट इंपोर्ट भी देखा, उधर से आपने डिफॉल्ट एक्सपोर्ट भी करके देखा है, क्लियर है ना। तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी फिर इससे आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपन अपने नेक्स्ट क्लास में।